गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना मानव भूगोल जो बुक चल रही है उसमें मानव भूगोल के क्या है, अपने सिद्धांत है, उनकी चर्चाएं हैं वो चल रही थी। तो सबसे पहले अपन ने सिद्धांत है वो क्या, सबसे पहला सिद्धांत अपन ने पढ़ा क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, पहला अपन ने पढ़ा क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा वातावरण समायोजन सिद्धांत, जिसकी चर्चा पिछले टॉपिक में अपन ने कर ली थी। तो ये दोनों सिद्धांत हैं अपने हो चुके हैं। क्रियाशीलता के सिद्धांत है लगभग अपना क्या है, जीन ब्रून्स के द्वारा दिया गया। जीन ब्रून्स ने इसकी क्या है, संपूर्ण व्याख्या की है क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंदर, कि इसके अंदर दो जो शक्तियां हैं वो क्या है, कार्यरत है। पहली आपकी क्या है, प्राकृतिक शक्ति, और दूसरी है सांस्कृतिक शक्ति। ये दोनों शक्ति हैं क्या, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर क्या है, कार्यरत होती है। आपकी प्राकृतिक या भौतिक शक्तियों के रूप में, जैसे पृथ्वी की गति है, सौर शक्ति है, या आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, या जैविक शक्ति है। ये क्या है, इस रूप में क्या है, क्रियाशील होती है। या कह सकते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत की संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आपका एक नियम बना हुआ है, कि एक नियम किस रूप में, कि परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। और ये जो परिवर्तन है वो किस रूप में देखा जाता है, न कि क्या है आपके मनुष्य में देखा जाता है, न पेड़ पौधों में देखा जाता है। पृथ्वी के ऊपर संपूर्ण जो क्षेत्र है, जिस संपूर्ण क्षेत्र के अंदर आपकी हर एक इकाई जो सम्मिलित की जाती है, उस इकाई के अंदर आपका जो बदलाव है वो देखा जाता है, कि हर क्षेत्र, हर विभाग, हर एक वस्तु के अंदर क्या होती है, आपकी क्रिया है वो चलती रहती है। वो आपकी क्या है, स्थिर नहीं है, वो लगातार उसके अंदर विकास होता रहता है, चाहे तो वो वस्तु बढ़ रही है या वो वस्तु घट रही है। और यही क्या है, परिवर्तन है, वो क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है, कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक जो नियम बना दिया जाता है, उस नियम के आधार पे ही क्या है, आपकी प्रकृति है संचालित होती है या चलती है। फिर आपका आता है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। वातावरण समायोजन के सिद्धांत के अंदर प्रत्येक स्थान के ऊपर, प्रत्येक जो प्रदेश है उसके अंदर या तो मानव क्या है, अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, किसके साथ, वातावरण के साथ। जो भी वातावरण, जिस वातावरण के अंदर मानव रहता है, उस वातावरण के अंदर मानव अपने आप को क्या है, अनुकूलित कर लेता है या अनुकूलन स्थापित कर लेता है उस पर्यावरण के साथ। अगर अनुकूलन स्थापित नहीं करता है तो उस वातावरण के अंदर वो क्या करता है, रूपांतरण कर लेता है। किस रूप में रूपांतरण करता है, देखो, वातावरण समायोजन सिद्धांत ही क्या है आपका, कि ऐसा क्षेत्र, कि कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर क्या है, आपका सांस्कृतिक कारक या सांस्कृतिक पहलू, या कह सकते हैं आपका प्राकृतिक पहलू, दो जो है वातावरण के पहलुओं के रूप में अपने सामने आते हैं। जिन पहलुओं के रूप में कह सकते हैं, एक के अंदर आता है आपका वातावरण के पहलू के अंदर, एक है अनुकूलन और दूसरा है रूपांतरण। अनुकूलन के अंदर क्या होता है, मानव अपने आप को क्या है, वातावरण के साथ क्या है, अनुकूलित कर लेता है, समायोजित कर लेता है, एडजस्टमेंट बिठा लेता है, कि इस वातावरण के अंदर अपने आप को किस तरीके से रखना है। तो वातावरण के साथ मानव अपने आप को क्या कर लेता है, बदल लेता है। या वातावरण समायोजन के बारे में अगर पढ़ते हैं तो वातावरण समायोजन क्या है, कि वातावरण का क्या है, मानव के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और मानव का वातावरण के ऊपर प्रभाव है वो देखा जाता है। किस रूप में, अगर मानव अपने आप को अनुकूलित कर लेता है वातावरण के साथ, तो वो क्या है, अनुकूलित
आपका मानव के साथ वातावरण के साथ अनुकूलन हो जाता है। अगर मानव वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, कोई भी वातावरण है उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, बदलाव करने की कोशिश करता है या बदलाव करता है। वो ही क्या है, आपका रूपांतरण है। अब रूपांतरण के लिए एक उदाहरण बताती हूँ आपको कि जैसे आपके जो ठंडे इलाके होते हैं, जैसे आपकी एस्किमो जो जनजाति है वो आपकी ठंडे इलाकों के अंदर निवास करती है, जैसे अलास्का है, कनाडा है, इन क्षेत्रों के अंदर ये एस्किमो जनजाति है वो निवास करती है। अब क्या है, प्रकृति के अनुसार अगर उसको देखा जाए तो वो क्या है, प्रकृति के साथ, वातावरण के साथ अपने आप को क्या है, अनुकूलित कर रही है। किस रूप में अनुकूलन स्थापित कर रही है, प्रकृति ने तो उसके सामने क्या है, बहुत सारी ठंड है, बर्फीला एरिया है, वो क्या है, प्रकृति ने मनुष्य के सामने रख दिया है। लेकिन मानव उस पर्यावरण में रहने के लिए अपने आप को किस तरीके से अनुकूलित करता है कि वातावरण के साथ क्या है, वो अपने आप को क्या है, वातावरण के अंदर इस तरीके से अनुकूलन करता है, या कह सकते हैं कि वातावरण के अंदर वो थोड़ा परिवर्तन करता है। वो परिवर्तन ही क्या है, आपका रूपांतरण है। किस रूप में, देखो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो बर्फ के घर बनाते हैं, और बर्फ के घर के अंदर जो आपकी सील मछली होती है उसकी जो खाल होती है वो चारों तरफ, घर के चारों तरफ लगाती है, जिसके कारण क्या है, वो जो खाल है वो क्या है, गर्मी पैदा करती है, जिसके कारण जो उनका घर होता है, और उसी के साथ साथ क्या है, आपके जो खाल के जो वस्त्र हैं वो क्या है, पहने जाते हैं। तो इस तरीके से उस क्षेत्र के अंदर ठंड तो बहुत है, बर्फ जमी रहती है, लेकिन क्या है, मानव ने अपने बुद्धि बल तकनीक के कारण वातावरण के अंदर क्या करा, संशोधन किया, बदलाव किया, और बदलाव करने के बाद में क्या है, उस वातावरण के अंदर अपने आप को रहने के लिए क्या है, उस वातावरण को क्या कर दिया, आपका परिवर्तित कर दिया, या रूपांतरण उसके अंदर कर दिया, जिसके कारण मानव उस वातावरण के अंदर रह सके। तो इस तरीके से क्या है, वातावरण समायोजन सिद्धांत की व्याख्या है वो की गई कि वातावरण के साथ या तो क्या कर लेता है, मनुष्य समायोजन स्थापित कर लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है, और एडजस्टमेंट नहीं करता तो वो वातावरण के अंदर क्या है, परिवर्तन करता है, रूपांतरण करता है, और रूपांतरण करने के बाद में वह उस वातावरण के अंदर रहने लग जाता है, और यही क्या है, वातावरण समायोजन सिद्धांत कहलाता है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, दूसरा वातावरण समायोजन सिद्धांत। उसके बाद अगर बात करते हैं आपका आता है तीसरा, पार्थिविक एकता का सिद्धांत। तीसरा है आपका पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत, देखो अंतर संबंध के सिद्धांत की या पार्थिव एकता के सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य क्या हैं, विश्व के अंदर जितने भी भौगोलिक तत्व हैं, चाहे वो क्या है, जड़ है, चाहे वो है क्या है, चेतन है, दोनों ही अवस्था के अंदर अगर वह है या क्या है, जड़ या चेतन है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, लेकिन क्या है, दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। संबंधित होने के कारण तथा तथ्यों में कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं है, कोई भी, दोनों ही क्या है, आपकी जड़ और चेतन दोनों ही क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन
इन तथ्यों के अंदर क्या है, कोई भी इकाई है वो स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उसका पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। यानी कि अगर इस अध्ययन की बात करते हैं, इस सिद्धांत की अगर बात करते हैं, तो पार्थिव एकता के सिद्धांत के अंदर अपन जानेंगे कि इसके अंदर अपन व्याख्या के रूप में कहेंगे कि पार्थिव एकता का सिद्धांत है वो क्या समझाता है कि विश्व के जितने भी भौगोलिक जो तथ्य हैं, चाहे वह क्या है, जड़ है या चेतन है, यानी कि स्थिर होने के साथ साथ और अस्थिर होने के साथ, या तो क्या है, मनुष्य है या आपकी स्थिर अवस्था के अंदर कोई भी पदार्थ है, दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। जिस तरीके से पृथ्वी के ऊपर मानव और प्रकृति दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। किस रूप में संबंधित है? जैसे आपका मानव है वो प्रकृति से क्या है, जुड़ा हुआ है। क्या प्रकृति को अलग करके मानव का अध्ययन है? मानव अपने आप को सुरक्षित या आपको मतलब अपने आप का क्या है, विकास कर सकता है? नहीं हो सकता। ये बात सोचने में भी क्या है, आपको इम्पॉसिबल सी लगती है, क्योंकि मनुष्य का जो विकास है वो कहाँ पे रह के होता है, आपका इन्वायरमेंट में, प्रकृति के अंदर। प्रकृति के अंदर आप प्राकृतिक जो भौगोलिक दशाएं हैं, जिनके अंदर रहकर ही मानव अपना विकास कर पाता है। जैसे भौगोलिक दशाओं की अगर बात करते हैं तो आपका मृदा है, खनिज है आपका, उसी के साथ साथ आपकी जल है, कृषि कार्य है, ये उद्योग है। इन सभी का संबंध किससे है? प्राकृतिक संस्थाओं से, प्राकृतिक वातावरण से है। और इस वातावरण के अंदर मानव अपने आप को क्या है, अलग नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृति के अंदर या प्रकृति से ही क्या है, अपन को श्वसन क्रिया है, जल है, खाने की वस्तुएं हैं। हर एक वस्तु के ऊपर क्या है, मनुष्य क्या है, प्रकृति के ऊपर निर्भर है। चाहे वो श्वसन क्रिया से ले लो या अपने भोजन से ले लो, तो सभी क्रियाओं के द्वारा मानव किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति या वातावरण से जुड़ा हुआ है। इसलिए पार्थिव एकता के सिद्धांत को समझने के लिए मैंने एक उदाहरण आपको दिया है कि जिस तरीके से आपका मानव है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से क्या है, प्रकृति है वो भी क्या है, मानव से जुड़ी हुई है। किस रूप में? देखो, मानव प्रकृति का क्या करता है, मानव प्रकृति से मिलने वाली वस्तुओं का क्या है, उपभोग करता है, काम में लेता है। अगर मानव नहीं रहेगा तो इनका उपभोग भी मानव के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो प्रकृति और मानव दोनों ही क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि आपकी पृथ्वी के ऊपर क्या है, संपूर्ण जो भौगोलिक तथ्य हैं वो चाहे क्या हो, जड़ है या चेतन है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। लेकिन दोनों ही क्या है, आपकी स्वतंत्र इकाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दोनों को क्या है, अलग अलग रूप में अगर अपन देखें तो अलग रूप के अंदर उसका अध्ययन है नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से पार्थिव एकता को अपन इस रूप में समझ सकते हैं। तो चर्चा कर लेते हैं पार्थिव एकता सिद्धांत की। तीसरा सिद्धांत है आपका पार्थिव एकता का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत देखो, पार्थिव एकता सिद्धांत में, इस सिद्धांत में, इस सिद्धांत में विश्व के, इस सिद्धांत में विश्व के सभी भौगोलिक तत्व, विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य
चाहे वह जड़ है या चेतन, चाहे वह जड़ है या चेतन, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। इन तथ्यों में कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं है। इन तथ्यों में कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं है, स्वतंत्र इकाई नहीं है, इसलिए उनका पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। इसलिए इनका पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। ये किसके बारे में कहा है? पार्थिव एकता के बारे में कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी है वो चाहे जड़ है चेतन है, वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया है, मानव और प्रकृति दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन दोनों में क्या है, कोई भी एक दूसरे से अगर एक कारक अगर हट जाता है, एक आपका पहलू अगर हटा दिया जाए तो दूसरे का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। दोनों को अलग करके या स्वतंत्र इकाई के रूप में उसको पढ़ा नहीं जा सकता। उसी के साथ साथ अगर क्या है, पार्थिव एकता की अगर चर्चा करते हैं तो पार्थिव एकता सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत जर्मन भूगोल शास्त्री के द्वारा दिया गया, जर्मन भूगोल शास्त्री एवं के द्वारा दिया गया एवं विद्वान रैटजल ने प्रस्तुत किया। कौन से भूगोल शास्त्री ने दिया? जो जर्मन भूगोल शास्त्री व विद्वान रैटजेल द्वारा प्रस्तुत किया गया। जर्मन भूगोल शास्त्री द्वारा क्या है, प्रस्तुत किया गया। और इनकी जो बुक है एंथ्रोपोजोग्राफी, इनकी महत्वपूर्ण बुक पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में इसका अध्ययन
किया गया। किसका? पार्थिव एकता सिद्धांत का। और इसके द्वारा क्या है, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण बुक है एंथ्रोपोजोग्राफी, इसमें क्या है, इस सिद्धांत के बारे में समझाया और कहा कि पृथ्वी पर मानव का विभाजन प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित या नियंत्रित है, यानी कि मानव का जो विकास है पृथ्वी के ऊपर वो क्या है, प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा ही क्या है, प्रभावित होता है या नियंत्रित होता है। उसने पृथ्वी को संपूर्ण रूप में माना और उसमें एकता का अनुभव किया। उनके अनुसार मानव का संपूर्ण जीवन, उसकी बहुमुखी क्रियाएं, मानव समुदाय एवं मानव समाज का अध्ययन विवेकपूर्ण और व्यवस्थित है, वो देखा गया। देखो रेडजेल महोदय ने क्या कहा कि संपूर्ण जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जो मानव का विभाजन है वो क्या है, आपकी प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा ही क्या है, प्रभावित होता है या नियंत्रित होता है। पृथ्वी को संपूर्ण रूप के अंदर कौन बांधे हुए हैं, प्राकृतिक जो तत्व हैं वो क्या है, मानव को एक संगठन के रूप में बांधे हुए हैं कि मानव और प्रकृति दोनों क्या है, एक दूसरे से इस रूप में जुड़े हुए हैं कि उनका जो अध्ययन किया जाना है वो क्या है, अलग अलग न करके एक रूप के अंदर किया जाता है। तो ये क्या है, पार्थिव एकता को दर्शाता है। उसमें क्या है, एकता का अनुभव है वो भी क्या है, देखा जाता है। ये किसने कहा है, रेडजेल महोदय के द्वारा कहा गया। उसी के साथ साथ क्या है आपकी प्रोफेसर ब्लास ने भी क्या है, आपके पार्थिव एकता के बारे में कहा है कि समस्त भौगोलिक विकास में प्रमुख भावना पार्थिव एकता की है। प्रोफेसर ब्लास के अनुसार, प्रोफेसर ब्लास के अनुसार समस्त भौगोलिक विकास में समस्त भौगोलिक विकास में प्रमुख भावना पार्थिव एकता की है। देखो इन्होंने भी क्या कहा है, समस्त भौगोलिक विकास में प्रमुख भावना पार्थिव एकता की मानी गई है। यानी कि संपूर्ण जो आपका भौतिक विकास है, संपूर्ण जो भौतिक शक्तियां हैं वो किस रूप में देखी गई हैं, संपूर्ण भौतिक विकास एकता के रूप में देखी गई है। कि जिस तरीके से एकता के अंदर कहा जाता है कि एकता में शक्ति होती है, उसी रूप में क्या है, भौगोलिक विकास में क्या है, प्रमुख भावना पार्थिव एकता की मानी गई है कि संपूर्ण जो मंडल है उसको एक भौगोलिक विकास के रूप में लेकर चलने से ही क्या है, आपका पार्थिव विकास है वो देखने को मिलता है, या पार्थिव विकास है वो संभव है। ऐसे ही आपका हम्बोल्ट महोदय ने कहा है, संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा और एक ही जीव के दर्शन होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की बाह्य विभिन्नता के पीछे आपका एकता है वो छिपी हुई है। अर्थात उनका कहना है प्रकृति एक है, उनकी विभिन्न जो विभिन्नताएं हैं वो केवल प्रतिमान होती हैं या उनमें सत्यता नहीं है। तो उन्होंने भी क्या है, हम्बोल्ट महोदय ने उन्होंने भी संपूर्ण पृथ्वी को क्या है, एक आत्मा के रूप में, एक जीव के रूप में समझाया है कि जिस तरीके से एक जो जीव होता है उसके अंदर जो कार्य, या कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर क्या है, आपका शरीर और आत्मा दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन क्या है उसके अंदर अगर आत्मा की अगर बात करते हैं तो संपूर्ण जो मानव की आत्मा है
उसी के ऊपर क्या है आपका सबसे ज्यादा जोर है वो दिया जाता है कि आपके जो आत्मा है, मनुष्य है या जीव है, उसके अंदर संपूर्ण जो शरीर के अंदर जो आत्मा है उसी रूप में क्या है पृथ्वी के अंदर जो आपका प्राकृतिक जो वातावरण है वो वातावरण या कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपका नेचर जो है वो मानव को क्या है इफेक्ट करता है। मानव और प्रकृति दोनों ही क्या है एक रूप के अंदर पढ़ी जाती है, उसको एक आत्मा के रूप में, एक जीव के रूप में समझाया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद चर्चा करते हैं अपन, हम बोल्ड का हो गया। उसके बाद बात करते हैं ब्रून्स का अंतर संबंध सिद्धांत। ब्रून्स का अंतर संबंधीय सिद्धांत। प्रोफेसर ब्रून्स का अंतर संबंध अंतर संबंधीय सिद्धांत किसके अनुसार? ब्रून्स के अनुसार। देखो ब्रून्स ने कहा है कि भूगोल के विभिन्न तथ्यों का अध्ययन अलग अलग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे सब वास्तव में एक दूसरे से पृथक नहीं है वरन पारस्परिक संबंध से जुड़े हुए हैं। अतः इनका अध्ययन भी सम्मिलित रूप में किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक भौगोलिक तत्व का संपूर्ण अध्ययन आपका अंतर संबंध का सिद्धांत है वो कहलाता है। और उसी के साथ साथ क्या है किसी एक तथ्य के व्यक्तिगत अध्ययन में मानव भूगोल का सत्य मूल्यांकन है वो संभव देखा जाता है। किसी तथ्य का अध्ययन उस वातावरण से संबंधित होना चाहिए जहां वह पनपा है, जहां की दशाएं एवं एक दूसरे के तथ्य को किसी प्रकार प्रभावित करते हैं तथा वह उनको प्रभावित करता है। पारस्परिक अंतर संबंध का सिद्धांत क्या है? अंतःप्राय सभी विज्ञान के अध्ययनों में व्यवहारगत अध्ययन है वो माना जाता है। देखो आपका पार्थिव एकता सिद्धांत या अंतर संबंधित सिद्धांत के अंदर जीन ब्रून्स भी क्या है आपकी किसके बारे में कहते हैं कि आपका जो अध्ययन है अंतर संबंध का सिद्धांत उसमें क्या है सभी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे से पृथक नहीं है, वो क्या है एक दूसरे से संबंधित है, जुड़ी हुई है। अतः उनका अध्ययन भी क्या है सम्मिलित रूप से ही किया जाना चाहिए। ये क्या है आपका जीन ब्रून्स ने समझाया है कि सभी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित है, पारस्परिक रूप से जुड़ी हुई है, तो उनका अध्ययन भी आपका एकता के साथ किया जाना चाहिए और वो ही क्या है आपका अंतर संबंध का सिद्धांत है वो माना जाता है। तो इसी सिद्धांत को ब्रून्स ने आगे बताया कि विभिन्न शक्तियां एक दूसरे को निश्चित दिशा में प्रभावित नहीं करती और न ही कुछ विशेष दशाओं में एक दूसरे के प्रति प्राकृतिक रूप से क्रिया प्रतिक्रिया होती है। वास्तव में प्रत्येक शक्ति अन्य शक्ति से उसके द्वारा उत्पन्न दशाओं की अनगिनत अंतरक्रिया के कारण घनिष्ठ रूप से बंधी हुई है। देखो कैसे जुड़ी हुई है, जैसे मैंने आप लोगों को क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंदर आपको समझाया था कि सूर्य का एक उदाहरण लिया था मैंने। सूर्य है, जब सूर्य उदय होता है उस समय और जब वह दोपहर में, सायंकाल और रात्रि तीनों की 3-4 जो अवस्थाएं होती हैं सूर्य की, तो सौरिक शक्ति
जिस तरीके से आपकी शक्तियों की अगर बात करते हैं भौतिक शक्तियों में, तो अंतर संबंध का है जो उदाहरण है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सूर्य जो होता है, सूर्य क्या है, जैसे उदय होता है तो उस समय क्या है, उसमें शीतलता है वो देखने को मिलती है, और वो क्या है, आपकी प्रातः काल होती है। तो प्रातः काल क्या है, सूर्य के कारण जैसे ही उदय होता है तो उदय होने के कारण उसमें शीतलता रहती है। जैसे जैसे उसका प्रकाश है, उसकी किरणें हैं वो तीखी होती जाती है, जैसे जैसे जो प्रकाश है वो तेज होता जाता है, वातावरण के अंदर क्या है, अपने आप बदलाव होता चला जाता है कि आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, आपका शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, उपोष्ण क्षेत्र है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, सूर्य के ताप की अलग अलग जो प्रकाश की किरणें हैं वो अलग अलग रूपों में देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जुड़ा किससे है, आपका किससे जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वैसे ही क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपने कक्ष पर झुकी, और आपकी झुकी होने के कारण क्या है, आपकी दिन रात का बनना है, आपका ऋतुओं का बनना है, आपकी वार्षिक गतियां हैं, दैनिक गतियां हैं, ये क्या है, हमेशा चलती रहती है। तो ये क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और यही क्या है, ब्रून्स महोदय ने अंतर संबंध के सिद्धांत में समझाने की कोशिश की है कि अगर एक अपन क्या है, किसी भी एक वस्तु को प्रकृति से नहीं निकाल सकते, अगर एक वस्तु भी प्रकृति से हट जाती है तो वो मानव के लिए क्या है, आपकी हर वस्तु मानव के लिए क्या है, उपयोगी मानी गई है। चाहे आपकी सौर शक्ति हो, चाहे जैविक शक्ति हो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, और उसी के साथ साथ आपकी पृथ्वी की गतियां हैं। तो सभी क्या है, वातावरण के साथ साथ मानव से भी जुड़ी हुई हैं, अंतर संबंधित है। इसलिए क्या है, जीन ब्रून्स का जो ये सिद्धांत है, अंतर संबंधित सिद्धांत, ये क्या है, एक भौगोलिक आधार पे क्या है, इसको मान्यता है वो प्राप्त हुई है। तो इस आधार पे आपका अंतर संबंध सिद्धांत है वो आज आपका पूरा हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।